हाँ, तो अभी हमने क्या देख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, जिसमें अब हम देखेंगे आंतरिक ऊर्जा क्या, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब कि निकाय के अंदर जो ऊर्जा है ना, उसका योग, यानी कितनी ऊर्जा है। देखो निकाय के अंदर कण है, कण जो है हिल डुल रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर वो किसी ऊंचाई पर है तो एक स्थितिज ऊर्जा हो गई है ना, पोटेंशियल। फिर उसके बाद वो कंपन कर रहे हैं तो कंपन ऊर्जा, और ये कंपन ऊर्जा जब होगी जब उच्च ताप होगा, और ये जो पोटेंशियल है वो जब होगी जब इनके अंदर कणों के बीच में आकर्षण होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कुल ऊर्जा में किस तरह हम लिखेंगे इसको, आंतरिक ऊर्जा को। कुल ऊर्जा में क्या आ जाएगा, देखो एक पूरा निकाय है, उसके वो भी अगर हिल रहा हो तो वो भी एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब वो किसी ऊंचाई पर, वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी, और उसके अंदर भी तो ऊर्जाएं हैं जिससे हम पढ़ रहे हैं आंतरिक ऊर्जा, तो वो भी प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक पूरे निकाय के लिए कुल एनर्जी निकाल लेंगे। अब मान लो हमें क्या देखना है, कुल एनर्जी जो है ना, वो हम देख रहे हैं कि वो उसमें जो निकाय है वो किसी उस पे रखा हुआ है, ठीक है ना, स्थान पर। तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो हो जाएगी। वो चल नहीं रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो बचेगी क्या, सिर्फ आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा बराबर हो जाएगी कुल ऊर्जा के यहाँ पर। अब यहाँ पर इससे हमें क्या पता लग सकता, अब आंतरिक ऊर्जा के अंदर भी है, ठीक है ना, क्या है, कण है, कण उसमें अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, और उनके अंदर क्या, वाइब्रेट। तो हम मान लेते हैं उच्च ताप नहीं, जिसके अंदर कंपन ऊर्जा नहीं हो रही है, और वो किसी ऊर्जा, यानी उनके अंदर जो है कोई भी, ये विलगित गैस है तो उसके अंदर कोई भी क्या नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं है, ठीक है ना। और सिर्फ उनमें क्या बची, गतिज ऊर्जा बची, काइनेटिक एनर्जी बची। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुल एनर्जी बराबर किसके, हमारे आंतरिक ऊर्जा के, और आंतरिक एनर्जी जो है हमारी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। अब यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला बन गया, E इज इक्वल टू में U, यानी कि इंटरनल एनर्जी, और ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है ना। वो कणों की बात हो रही है। अब जब कण की बात हो रही है तो देखो कण जो है अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, जो कण है, वो जो परमाणु है, अगर वो एक हो, एक परमाणु, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन है ना, क्रिप्टॉन, इस तरह से हो, तो उसमें देखो भाई क्या क्या हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, एक एक्स एक्स में हो सकती है ना उसकी, यानी उसकी घूमने की दिशा, एक वाई में हो सकती है और एक जेड में हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कण जो है वो घूम भी सकता है, ठीक है ना। अगर वो घूम रहा है तो गुणन गति है, और गुणन है तो उसको किससे, हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर उसकी गुणन गति को हम क्या कहते हैं, गुणन गति को हम कहते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हमारी ये वाली गुणन गति वाली, उसको हम कहते हैं हाफ आई इनर्शिया गुणे में ओमेगा स्क्वायर। तो वहाँ पर क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगी हाफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया, और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब हम एक परमाणु की बात करें तो देखो ये परमाणु के बीच में त्रिज्या बहुत कम है, तो त्रिज्या कम होने की वजह से यहाँ पर हम इसको शून्य मानते हैं ना, गुणन गति को। तो सिर्फ यहाँ पर एक तो होगा हमारी काइनेटिक एक्स की, एक वाई की और एक जेड की। तो हम इसे लिख सकते हैं ई, जो टोटल एनर्जी बराबर है इंटरनल एनर्जी के अंदर जो कण है वो क्या होंगे, वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर होंगे, एक एम वी वाई स्क्वायर, एक एम वी जेड स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हमने जब यहाँ पर देखा कि इसकी तीन दिशा है, तो अब यहाँ से हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, यानी कि ये कहाँ कहाँ फ्रीली घूम सकता है। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्र कोटि है, वो क्या है, तीन है, तीन दिशा है, ठीक है ना। इसी तरह से द्विपरमाणविक की क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर घूर्णन गति और ऐड हो जाएगी। कौन कौन सी, एक वाई अक्ष की हो जाएगी और एक जेड अक्ष की। एक्स के नहीं होगी क्योंकि उसके जो जो त्रिज्या है वो बहुत कम हो जाएगी, तो इस वजह से जो एक्स एक्स है वो शून्य होगा। लेकिन यहाँ पर गुणन गति एक वाई की भी हो जाएगी, जेड की हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 5 है। अब बहु परमाणु यानी 3 4 5 कितने भी हो, तो उनके लिए बहु परमाणु के लिए क्या, जैसे SO3 है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणन गति एक्स में भी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 6 हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यदि कंपन हो रहा हो, यानी कंपन को भी कहा गया है ऐड करने के लिए, तो हम हर उस डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यानी एक परमाणविक द्वितीय और बहु में दो 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 प्लस कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो यहाँ पर जो मोनो है, मोनो एटॉमिक है, वो 5 हो जाएगा, और डाई एटॉमिक वो 7 हो जाएगा, और पॉली एटॉमिक 8 हो जाएगा। अब ऊर्जा के समविभाजन का नियम देखेंगे, यानी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अलग अलग है, अलग अलग दिशा में जा रही है, तो उससे हमारी क्या अलग अलग हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन देखा गया है कि सब कणों के पास जो है समान समान जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उसके लिए यहाँ पर ये बना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है कि किसी गतिशील
गतिशील कणों के निकाय जैसे गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा उसकी समस्त जो स्वतंत्र कोटियां हैं में एक समान रूप से वितरित होती है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है जिसको हम कहते हैं हाफ के टी, यानी कि जो कुल जो कण है हर कण उसके पास जो एनर्जी होगी वो एफ बाय हाफ के टी होगी। कितनी होगी? एफ बाय हाफ के टी, एफ गुणा हाफ के टी होगी। ठीक है ना। तो एफ क्या है? यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ पर अगर हम सबके निकालें तो मोनो की आ जाएगी, तीन गुणा हाफ के टी होगा तो 3/2 हो जाएगा, इसे 5/2 हो जाएगा और इसी तरह से 6/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सबको बराबर बराबर ऊर्जा दे दी है। ठीक है ना, के टी उससे। अब यहाँ पर के का मान क्या होता है? के को हम बोलते हैं बोल्ट सामान्यतांक, जिसका मान होता है R/Na। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मान लो हाँ मोल, अगर मान लो हमें मोल का पूछ लिया कि यहाँ पर ऊर्जा बताओ, जो ऊर्जा है यू, है ना, वो अगर मोल के लिए हो, यानी अभी तो एक कण के लिए देख रहे थे कि F/kT हो जा रहा था, है ना, F/2 kT हो जा, तो अगर मोल के लिए पूछे तो उसके लिए क्या हो जाएगा? मोल गुणा में यू कण, यानी कि जितने भी मोल दिए हैं, है ना, एक मोल के लिए मोल एवोगैड्रो संख्या और गुणा में हमारा यू कण। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये एन आर बटे में एन तो एन ए से एन ए कट जाएगा। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन गया हमारा कि यू मोल के लिए हमारा क्या हो जाएगा? F/2 RT, यानी यू एफ गुणा में हाफ RT हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक और यहाँ मोल के लिए हमारा बन गया है। तो सब के लिए भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू रखते जाएंगे। तो अब यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? स्टेट फंक्शन जो हम आंतरिक ऊर्जा देख रहे हैं, देखिए ये स्टेट जो फंक्शन, जो आंतरिक ऊर्जा जो है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर जो है वो सिर्फ जो है वो करती है, यानी कि निर्भर करती है। यानी कि उसको रास्ते से मतलब नहीं कि कैसे आप जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं वहाँ, उसको प्रारंभिक और अंतिम अंतिम से मतलब। तो इससे हमारी आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ भी निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पर अगर एन मोल के, तो एक मोल के लिए क्या था? F/2 RT हो रहा था। अगर यहाँ मान लो एन मोल के लिए, तो यहाँ पर एन मोल का एन गुणा हो जाएगा, यानी कि एन F/2 RT हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर डेल्टा कर तो डेल्टा यू इज इक्वल एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी हो जाएगा। अब आंतरिक ऊर्जा तापमान का फलन होता है। देखो इससे हमें ये भी चीज़ें पता लग रही है कि तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे आंतरिक ऊर्जा, अगर तापमान बिल्कुल कम है तो आंतरिक ऊर्जा, अगर जीरो हो जाएगा जैसे कि आइसोथर्मिक प्रोसेस में होता है, तो यहाँ पर ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी आइसोथर्मल में जो यू है वो शून्य होता है। और इस तरह सवाल भी दे रखा है कि यहाँ मान लो ए पॉइंट है ग्राफ में पीवी का, और यहाँ पर 2 है, इसकी 2 और 2 उसकी दिशा दे रखी है, इसकी 1 और 4 दे रखी है। तो हमें पता है पीवी जो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, जिससे यहाँ पर पीवी, है ना, दे रखा है, पी और बी का दे रखा है ग्राफ। तो यहाँ पर जो P1 V1 है वो बराबर किसके हो जाएंगे? P2 V2 के। और अगर हम इनकी वैल्यू को जोड़ेंगे तो 4 4 आएगी, वो ये भी बराबर है। तो यहाँ पर अगर P1 V1 बराबर हो P2 V2 के, तो हम कहते हैं ताप भी बराबर होगा, यानी ताप नियत होगा। तो अगर ताप नियत है तो डेल्टा टी या यू, डेल्टा टी क्या 0 है, तो यहाँ पर ऊर्जा भी क्या होगी? 0 होगी। अब आगे देखें, अब हम आए ऊष्मा पे, हीट पर। ठीक है, जिसे हम क्यू सी से यहाँ पर इस तरह से निरूपित कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे जो क्यू आएगी वो आएगी हमारी किसमें? हाँ, क्यू 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 जो है वो हमारी किसमें आएगी? डेल्टा यू, अच्छा इसे क्यू भी कह सकते हैं ना। हाँ, अच्छा इसी में आएगी क्यू, इसका प्रतीक है। अच्छा, ऊष्मा जो है ना, हम सी से कह रहे हैं, इसका प्रतीक क्या है? क्यू है। यानी यदि परिवेश व निकाय के बीच, है ना, ताप का अंतर हो तो ऊर्जा जिस रूप में स्थानांतरित होगी उसे ऊष्मा कहते हैं। यानी कि निकाय और सराउंडिंग में ताप का क्या हो? अंतर हो, तो ऊष्मा जिस रूप में भी परिवर्तन होगी, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं, जिस रूप में भी स्थानांतरित होगी। ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर प्रतीक हो गया, मात्रा क्या है? जूल है, और सामान्य मात्रा कैलोरी होती है। ठीक है ना। और एक जो हमारा क्या है? कैलोरी है, उसमें जो 4.182 जूल होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर किसी निकाय में हीट दी जा रही है ना, हीट दी जा रही है यानी ऊष्मा दी जा रही है, तो वो पॉजिटिव होता है। और अगर हीट निकल रही है ना किसी निकाय से, तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है ना। अब यहाँ यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का यहाँ पर सेम चीज़ है।
ठीक है, लेकिन वर्क में अलग हो जाएगी, आगे हम देखेंगे। अब विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता तो को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, हीट को तो क्यू से कर, तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि किसी भी, अगर हमारे पास द्रव्यमान है 1 ग्राम का है, और अगर हम उसको 1 डिग्री सेल्सियस से, है ना, बढ़ाएं, यानी कि एकांक द्रव्यमान को एकांक ताप से बढ़ाएं, तो उसमें जो ऊष्मा का परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता। यानी किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बदलने के लिए जो भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस को 1 ग्राम के तापमान, एक भार को कि उसको बदलने के लिए जो ऊष्मा देते हैं हम उसी को विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं, ठीक है ना। अब पानी के लिए ये होती है 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो ये होती है हमारी 4.2 जूल होती है हमारी पानी को, यदि 1 ग्राम पानी को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं तो हमें इतनी जो है ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी 4.2 जूल। अब यहाँ पर और देखते हैं, अगर मान लो तापमान जो है वो शून्य हो जाए, तो तापमान शून्य होगा नीचे का, तो शून्य से क्यू का करेंगे तो यहाँ पर अनंत आ जाएगा। और इसी तरह से रुद्धोष्म प्रक्रम हो, तो समतापी का रुद्धोष्म हो जिसमें क्यू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर सी भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि किसी भी गैस के लिए अगर हम ऊष्मा का मान देखेंगे, है ना, सॉरी, विशिष्ट ऊष्माधारिता का, तो वो जीरो से अनंत तक हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके प्रकार हैं, देखो विशिष्ट ऊष्माधारिता के प्रकार क्या है, अगर V नियत है ना, या P नियत है, यानी कि अगर आयतन नियत है, अगर दाब नियत है तो हो जाएगा CV इजिकल क्यू बाई एम डेल्टा टी, और अगर प्रेशर जो है नियत है वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एम टी, वही CP होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाले हमने C पे यानी विशिष्ट ऊष्मा, अब यहाँ पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर C कैपिटल आएगा और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोल आ जाएंगे यहाँ पर, क्यू बाय यहाँ पर वहाँ पर द्रव्यमान देख रहे थे ग्राम, यहाँ पर मोल देखेंगे, यानी कि 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसी तरह से इसका भी नियत वही होगा, दाब का और आयतन का। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला है जो हमें याद करने कुछ, कि Cp माइनस सी क्या होता है, R होता है, ठीक है ना। Cp माइनस सी को क्या कहते हैं, R कहते हैं, और इसको एक और चीज़ से कहते हैं मेयर फॉर्मूला बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। और Cv जो होता है बराबर होता है F/2R के, ये भी एक चीज़ याद, और Cp जो होगा F/2 + 1 और ब्रैकेट R यानी इंटू R के रहता है, ठीक है ना। और Cp बटे में Cv जो होता है वो होता है गामा। तो ये 3 जो फॉर्मूला है वो 4 मान लो, वो याद रखना है। अब यहाँ पर देखो हमने 2 चीज़ देख लिए, एक तो ऊर्जा देख लिए डेल्टा U, ठीक है ना, और ये देख लिया हमने ऊष्मा। तो ये दोनों जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में बराबर है। लेकिन जब हम कार्य की बात करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ अंतर है। जैसे कार्य में क्या होता है, कार्य क्या होता है, W इजिकल टू में प्रेशर जो किसी वॉल्यूम पे दिया जा रहा है, ठीक है ना, दाब गुणा में आयतन, जैसे डेल्टा V से भी कह सकते हैं। तो अगर किसी पिस्टन को दाब दिया जा रहा है ना, उसके वॉल्यूम पे, तो अगर वो उस पर दाब दिया जा रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, VF माइनस VI से अगर हम करेंगे तो पहले ज़्यादा था और बाद में कम हो गया, तो VF माइनस V1 करेंगे तो माइनस में आएगा साइन। तो यहाँ पर जब माइनस हो रहा है V, तो यहाँ पर जो कार्य है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा। यानी अगर हम किसी उस गैस पर काम कर रहे हैं तो उस पर क्या आ जाएगा, वर्क कर रहे हैं तो माइनस साइन आएगा। यानी कि सिस्टम पे अगर हम किसी भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वो माइनस में होता है। और अगर सिस्टम कार्य कर रहा है, गैस निकल रही, गैस जो है वो प्रेस कर रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर VF माइनस VI से भी हम देख सकते पॉजिटिव आएगा। यानी कि सिस्टम अगर खुद कार्य कर रहा है तो यहाँ पर फिजिक्स में हम देखते हैं क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। यानी निकाय द्वारा किया गया कार्य जो होता है पॉजिटिव होता है, और निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है, और केमिस्ट्री में उसका उल्टा होता है। अब यहाँ पर एक ग्राफ भी दिया गया P और V का, कि अगर मान लो हमारा जो प्रेशर है वो नियत नहीं है, अलग अलग है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, समाकलन का यूज़ करते हैं। तो हम समाकलन कर देते हैं, DW पहले छोटा लेंगे, फिर हम PdV निकालेंगे और फिर इनका समाकलन कर देंगे जिससे हमारा W आ जाएगा। अब हम प्रथम नियम देखेंगे ऊष्मागतिकी का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, कि अगर ऊष्मा जो है ना, किसी को दी है, यानी ऊष्मा दी निकाय को
और फिर उसने जो है अच्छा किसी भी निकाय को हम ऊष्मा देंगे तो दो काम करेगा, या तो उसमें से हीट निकलेगी, है ना, ऊर्जा निकलेगी, या तो फिर वो कोई कार्य करेगा। तो वही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है कि U इज इक्वल टू में W प्लस डेल्टा U, यानी कि या तो कार्य या तो ऊर्जा, है ना, ऊर्जा निकलेगी अगर कोई ऊष्मा। तो किसी भी निकाय में दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। इसी को फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब एक समरी चार्ट है, ठीक है ना। आंतरिक ऊर्जा जो थी हमारी वो क्या थी, जब सब चीज़ें जो हैं एक जगह रुकी हुई हो तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए आंतरिक, और आंतरिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी के बराबर होती है। और जो फिर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था जो मोनो, और उसके लिए 3 5 6 ऐसे आया था। कंपन के लिए +2 कर देते हैं। फिर यू कण जो है, अगर उसके कणों की बात कर रहे हैं ऊष्मा की, हाँ ऊर्जा की, तो उसके लिए क्या होता है F/kT, है ना, जब सब में बराबर बराबर बट रहे हैं। अगर हम मोल की बात करते हैं, है ना, तो RT हो जाता है ना, कि R/N इसकी वैल्यू होती है, तो उससे हमारा क्या होता है RT हो जाता है। और U जो है हमारा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति से करता है, तो UF माइनस UI हो जाएगा। और UN मोल, अगर हम N मोल के लिए करें तो N से गुणा हो जाएगा हमारा F/2 RT का, ठीक है ना। और इसी तरह से आगे अगर हम देखें तो और एक और चीज़ है, ये फलन है, यानी कि ये हमने देखा ना, ताप जैसे बढ़ेगा वैसे ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये एक दूसरे के क्या है, ताप और ऊर्जा फलन है, ठीक है ना। अगर ताप समतापी होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से हमारा अगर डेल्टा, हाँ ये तो हो गया। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी थी, जो कि क्या आ रही थी हमारी, किसी ऊष्मा को 1 ग्राम के एक ताप को बढ़ाने के लिए जो दी गई ऊष्मा हुई है ना, तो वो हो रही थी C=Q/m डेल्टा T। और इसी तरह मोलर में N हो जा रहा है, फिर नियत दाब और नियत आयतन में इसी तरह से हो जा रहा है। फिर फॉर्मूले कुछ थे, CV माइनस CV जो है हमारा R के बराबर, CV F/2 इंटू R, और CP F/2 + 1 और R, और CV बटे में CP CV क्या होता है, गामा होता है। फिर कार्य हमने देखा दिया है, निकाय पर दिया है तो निकाय द्वारा करा तो पॉजिटिव, निकाय पर दिया है तो नेगेटिव, और इसका फॉर्मूला W जो P डेल्टा V। और फिर जो है हमारा अगर हमें P कांस्टेंट नहीं दिया है तो उसके लिए हम समाकलन यूज़ कर सकते हैं। और फिर आखिर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखा, जो कि हमारा Q में W प्लस डेल्टा U था, है ना। या तो कार्य या तो ऊर्जा निकलेगी अगर हम ऊष्मा दें, तो बस